Hello students, today we are going to discuss international payments, what is meaning and characteristics। आज हम ये डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल पेमेंट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन टू पार्टीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। जहाँ पर भी पेमेंट यानी कि भुगतान की बात आ जाती है, उसका मतलब सीधा सा है कि एक लेने वाला पक्ष होगा और एक देने वाला पक्ष होगा। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान इंटरनेशनल पेमेंट की बात करेंगे तो इसमें निश्चित रूप से दो देश शामिल होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का क्या मतलब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दायित्व को निपटाने के लिए दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो भी मौद्रिक हस्तांतरण होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कहते हैं। इन इंटरनेशनल पेमेंट द पेमेंट्स कैन बी मेड ईदर टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन और टू द गवर्नमेंट। जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान है उसमें हम किसी व्यक्ति को भी भुगतान कर सकते हैं, किसी संस्था को भी कर सकते हैं और सरकार को भी कर सकते हैं, और ये दूसरे देश के होते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बन जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें पहला पॉइंट है टू पार्टीज, दो पक्षकार होते हैं। लेन देन तभी होता है जब दो पक्षकार हो, एक लेने वाला और एक देने वाला। और ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, इसमें दोनों पक्षकार में जो लेने वाला और देने वाला होगा दोनों ही अलग अलग देशों के व्यक्ति होंगे। अगर दोनों ही एक देश के व्यक्ति हैं, लेने वाले और देने वाले, तो ये अंतर्राष्ट्रीय की जगह राष्ट्रीय भुगतान हो जाएगा, नेशनल पेमेंट हो जाएगा। इंटरनेशनल पेमेंट अगर इंटरनेशनल आ गया है तो उसमें दो देश या दो से ज़्यादा देश होना ज़रूरी है। तो ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज यानी कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यवहार होता है जिसमें एक पक्षकार लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। थर्ड पॉइंट इज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक लाइबिलिटीज़। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दायित्वों का निपटारा होता है। आर्थिक दायित्व क्या होते हैं? जिसमें पैसे के लेन देन की जो हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारे दायित्व होता है, चुकाना होता है, उसका सेटलमेंट होता है। जैसे इकोनॉमिक लाइबिलिटीज़ कैसे हो सकती है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का हमें पेमेंट करना है। अगर हम इम्पोर्टर हैं, आयातक है, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करना पड़ेगा, और ऐसे ही एक्सपोर्टर को लेना पड़ेगा। तो पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट का पार्ट इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों ही होगा। एक पक्ष का लेने वाला हो गया और एक देने वाला हो गया। ऐसे ही अगर कोई अपन ने पूंजी भेजी है कहीं, तो भेजने वाला और लेने वाला, ठीक है। कोई लोन लिया है तो एक लोन लेने वाला और एक लोन देने वाला, ठीक है। और कोई बिजनेस किया है अपन ने किसी दूसरे देश में, तो वहाँ का प्रॉफिट आ रहा है अपने। तो इस तरीके से जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, आर्थिक दायित्व है, उसके सेटलमेंट के लिए इंटरनेशनल पेमेंट हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्य हस्तांतरण। देखो, दो हस्तांतरण होता है, एक तो मुद्रा का हस्तांतरण और एक मूल्य का हस्तांतरण। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को वास्तव में मुद्रा का हस्तांतरण नहीं होता, बल्कि मूल्य का हस्तांतरण होता है। अब ये क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक देश में एक प्रचलित मुद्रा होती है जो कि लीगल टेंडर होती है, विधिग्राह्य मुद्रा होती है, जिसे उस देश के अंदर भुगतानों के निपटारे के लिए सभी व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया रुपीज़, हम रुपए को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में डॉलर है और अगर आप किसी दुकानदार के पास में डॉलर लेके जाएंगे तो वो लेने से मना कर सकता है। इट इज़ अ नॉन कन्वर्टेबल करेंसी, ठीक है ना। वो नॉन कन्वर्टेबल है, उसको अपन बदल नहीं सकते। तो भारत वाला क्या चाहेगा कि उसको भुगतान रुपए में मिले। ऐसे ही अमेरिका वाला व्यक्ति क्या चाहेगा? उसको भुगतान डॉलर में मिले। तो इसमें जो भी केवल मुद्राएं, ऐसी मुद्राएं केवल एक देश के भीतर ही विधिग्राह्य होने के कारण स्वीकार की जाती है, यानी कि जो भी उस देश में प्रचलित मुद्रा है। तो अपन अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में मुद्रा का ना करके वैल्यू का, मूल्य का ट्रांसफ़र करते हैं। अब मूल्य का ट्रांसफ़र करने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें अमेरिका को पेमेंट करना है तो हम उतने ही रुपए को ट्रांसफ़र करेंगे जितने कि अमेरिकी डॉलर के बराबर हो जाएगा, या डॉलर में पेमेंट करेंगे, या अपन बैंक में, इन रिज़र्व बैंक में जमा करा के उतने ही वैल्यू के डॉलर लेंगे, या बहुमूल्य धातुएं जो कि स्वीकार्य होती है, सोना है, चांदी है ना, इसमें भी अपन पेमेंट कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जटिल प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान है वो
अंतर्देशीय यानी कि एक देश के भीतर होने वाले भुगतानों की तुलना में थोड़ा जटिल होता है। क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है कि अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्राएं होती है और इसके साथ साथ विनिमय दरों में उतार चढ़ाव होता है, विनिमय नियंत्रण होते हैं। तो आदि अनेक कारण हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान अंतर्देशीय भुगतान की तुलना में थोड़ा जटिल होता है। ये सारी विशेषताएं हैं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की, इंटरनेशनल पेमेंट की, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट के मीनिंग को और अच्छे से एक्सप्लेन करती है। अब हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता क्यों होती है। नीड एंड कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। उसमें पहला है ट्रांजैक्शन ऑफ मर्केंडाइज या गुड्स, दृश्य वस्तुओं का क्रय विक्रय या आयात निर्यात। जब आयात और निर्यात होता है दो देशों के मध्य में या दो से अधिक देशों के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के थ्रू, तो उन वस्तुओं के भुगतान के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता होती है। या अगर आप निर्यातक है तो ले रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इंटरनेशनल पेमेंट में 2 पार्टीज़ होगी। तो अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आप लेने वाले होंगे, तो भी इंटरनेशनल पेमेंट का पार्ट है, और अगर आप इम्पोर्टर हैं तो भी आप देने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है ट्रांजैक्शन इन सर्विसेज, यानी कि अदृश्य वस्तुएं यानी कि सेवाओं का क्रय विक्रय या आयात निर्यात। सेवाएं वो होती है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जैसे कि बैंकिंग है और इंश्योरेंस की है, या स्पेशलाइज हमें किसी बिजनेस में स्पेशलाइजेशन विशेषज्ञों की कोई सेवा लेनी है, टेक्नोलॉजी है, मेडिकल में है, एजुकेशन में है, तो आगे आदि सर्विसेज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमें इंटरनेशनल पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड पॉइंट है कैपिटल ट्रांजैक्शन, यानी कि पूंजीगत सौदे। तो इंटरनेशनल लेवल पर जब एक देश की पूंजी दूसरे देश को ट्रांसफ़र होती है, कैपिटल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंट्री टू अनादर, तो भी हमें इंटरनेशनल पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ट्रांसफ़र अल्पकालीन और दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड में, सिक्योरिटीज़ में, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लोन्स हो गया है, एसेट्स हो गया है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो इन सब जो भी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, इनके सेटलमेंट के लिए, इनके निपटारे के लिए भी इंटरनेशनल पेमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल डेट पेमेंट, यानी कि विदेशी ऋणों का भुगतान। अगर कोई भी देश दूसरे देश से लोन लेता है तो उन लोन का पेमेंट करने के लिए, ऋणों का भुगतान करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन एड्स, विदेशी सहायता। विदेशी सहायता आजकल हम देखते हैं कि हर एक बहुत सारे विकसित राष्ट्र विकासशील देशों को हेल्प करते हैं, और उस हेल्प का जो रूप होता है वो डोनेशन हो सकता है, लोन हो सकता है ना। तो इसके कारण भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि विदेशों से लाभांश एवं ब्याज का भुगतान करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता पड़ती है। लोन का पेमेंट करना है, ब्याज का पेमेंट करना है, लाभांश का पेमेंट करना है, तो भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस ऑन डिप्लोमेटिक मिशन, दूतावासों पर व्यय। आजकल हम देखते हैं कि प्रत्येक देश दूसरे देशों से राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए दूतावासों की स्थापना दूसरे देशों में करता है, और उस दूतावास के संचालन का जिम्मा जिस देश का है उसी का होता है। जैसे कि मान लो भारत ने कोई दूतावास दुबई में खोला है, ठीक है ना, होते ही हैं वैसे, सब जगह ही होते हैं एम्बेसी वगैरह, तो उन दूतावास को ऑपरेट करने का खर्चा कौन करेगा? भारत। अब चूँकि दुबई में है तो दुबई की करेंसी में ही पेमेंट करेंगे, चाहे उसका रेंट है, चाहे बिजली का बिल है, चाहे फ़ोन है, चाहे वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय अपन ने हायर कर रखे हैं उनकी सैलरी है, तो सारे खर्चे भारत सरकार करेगी। दुबई में है तो दुबई की करेंसी दिरहम में हमें करना पड़ेगा। तो इस प्रकार दूतावासों के खर्चों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है गिफ्ट्स, डोनेशन एंड रिलीफ असिस्टेंस, यानी कि उपहार, दान और संकट सहायता के भुगतान। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कारण आजकल एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासियों को उपहार देते हैं, निर्धनता के उत्थान हेतु दान लेते भी हैं और देते भी हैं, और प्राकृतिक संकट के समय में बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता भी भेजते हैं। तो इन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता होती है। तो आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स नीड।